तो वी आर इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा रिवीजन में. नाउ वी आर इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द रिवीजन. राइट. नाउ हम वहां पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड स्टार्ट कर चुके थे. लास्ट में मैंने आपको फेयर वैल्यू का कंप्यूटेशन भी बता दिया था और अब हम प्री एग्जिस्टिंग और इस सब पे डिस्कशन हम कर चुके थे थियोरेटिकली. प्रैक्टिकली अब हमें क्वेश्चंस पे चलना था. करेक्ट. तो क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो ये एक एग्जांपल है. एच डी लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. 10% प्रीमियम पे दोस्तों. 10% प्रीमियम समझते हो. आप 10% एबव मतलब ₹100 का एक डिवेंचर तो 110 के सॉरी डिस्काउंट ऑफ 10% है तो 90 पर सॉरी 90 पर एच डी लिमिटेड ऑल्सो इनकर्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹5,000. ट्रांजेक्शन कॉस्ट 5,000. ये जो डिबेंचर है दोस्तों ये रिडीमेबल है आफ्टर 5 इयर्स एट अ फेस वैल्यू. तो इशूड एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट फेस वैल्यू. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ एचडी लिमिटेड ईच ईयर. ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच. अब देखो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे. स्टेप्स क्या थे तो आपको याद हो. मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे एसीएम में. स्टेप नंबर 1 कैश फ्लोज. स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट और लायबिलिटी एज द केस में बी क्वेश्चन. वो आपको पढ़ने से ही पता चलेगा दोस्तों. यस और नो सर. देन स्टेप नंबर 3 अगर मैं बात करूं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. देन स्टेप नंबर 4 में मैं बात करूं लोन अमोर्टाइजेशन. स्टेप नंबर 5 में जर्नल एंट्री. अब चूंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे डिस्काउंट पे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर ठीक है और साथ ही साथ इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकालनी है. ठीक है. स्टेप नंबर 1 में हमने कैश फ्लोज निकाले. अच्छा मुझे एक बात बताओ. आज कंपनी एचडी लिमिटेड इशू कर रही है डिवेंचर और बाद में रिडम्पशन करना पड़ेगा. कैन आई से द डिवेंचर्स आर फाइनेंशियल लायबिलिटी. यस नो चार्टर्स. आंसर इज यस. नाउ तो फाइनेंशियल लायबिलिटी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डे वन पे आपके पास 90,000 आ जाएंगे कि आपने डिस्काउंट पे इशू किया है. ठीक है. और 5,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब 85,000. करेक्ट. ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है. और फिर आप 10% सॉरी 8% से आप क्या कर रहे हो इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हो. यस नो. 8% से आपका ये हर साल आप 8,000 रुपए इंटरेस्ट पे ऑफ करोगे और लास्ट ईयर में प्रिंसिपल भी मतलब 1 लाख भी. तो कहना ही से ओवरऑल इनफ्लो हुआ 85 का. आउटफ्लो हुआ 1,40,000 का. इंटरेस्ट आपने साल भर में दे दिया होगा 55,000. ये रफ कैलकुलेशन है इसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं. स्टेप 2 में फेयर वैल्यू निकाली आपने. फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज 85,000 जो आपका ट्रांजेक्शन प्राइस लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. अब आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चूंकि यहाँ पे गिवन नहीं है हमें निकालनी पड़ेगी. हमने क्या किया 10% से लगाया. वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं. 8,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. 8,000 का इंटरेस्ट है तो हर साल का एन्युटी डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा तो टोटल कर लेंगे चूंकि मेरा इंटरेस्ट अमाउंट सेम है 5 इयर्स का और लास्ट ईयर प्रिंसिपल तो उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 5th ईयर एट 10% अगर मैंने एक्स को लगाया और मैंने 10% से निकाल लिया ये 92,418. क्योंकि मुझे चाहिए 85,000 फेयर वैल्यू तो फिर मैंने इसको थोड़ा बढ़ा के 14% लगाया और 79401 यहाँ पे आंसर आया. तो ये 85,079 मतलब कहीं ना कहीं 10 और 14 के बीच में पड़ेगा. फिर मैंने लगा दिया इंटरपोलेशन मेथड. इंटरपोलेशन मेथड मतलब 10 पर हाईएस्ट परसेंटेज सॉरी लोवेस्ट परसेंटेज प्लस हाईएस्ट रेंज माइनस डिजायर्ड रेंज डिवाइड बाई हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. ये मेरी आ जाएगी 12.18% ये जो मैंने कैलकुलेट. इससे मैं बना लूंगा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल. 85,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस था. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 12.18%. मैंने इस पे ऐड कर दिया और रीपेमेंट हर साल 8,000 का हो रहा है. ऐसे करते करते लास्ट में मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी 0 और ये मेरा हर साल का इंटरेस्ट आ जाएगा. फिर मैंने एंट्री करी डे वन पे कैश बैंक टू फाइनेंशियल लायबिलिटी. डे वन पे तो 90,000 आए. फिर मैंने इमीडिएटली 5,000 पे करे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैश बैंक 5,000. फिर पीओरएल टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैश बैंक वही हर साल इंटरेस्ट का 5 साल का. और फिर मैंने ये 8,000 का रीपेमेंट कर दिया. लास्ट में मैंने प्रिंसिपल भी पे ऑफ कर दिया फाइनेंशियल लायबिलिटी. दिस वाज द इंटायर. ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा मुझे बताओ ये डिवेंचर जो इशू करे हैं इसकी पूरी अकाउंटिंग आपको समझ में आई. अमोर्टाइज कॉस्ट. यस नो चार्टर्ड टेल मी. तो ये तो हो गया मेरा. अब मैं इसी क्वेश्चन को ये जो मैंने एग्जांपल कराया ना आपको
ये तो था ईश्वर के पॉइंट से जिसने डिबेंचर इशू करे थे, करेक्ट? यही क्वेश्चन, सेम फैक्ट्स इन द गिवन एग्जांपल. नाउ HD Limited issued debenture to Buddy Limited, show accounting in the books of Buddy Limited. मतलब ईश्वर, इशूअर कौन है यहाँ पे? एचडी, उसकी अकाउंटिंग हमने देखी. अब बडी लिमिटेड को इशू करे थे तो बडी लिमिटेड की बुक्स में, क्योंकि कंपनी पे इंडेस लगते थे, मैंने इसमें बदल के सेम सारे फैक्ट्स, मतलब सब कुछ सेम, बस ये लाइन चेंज कर दी और मैंने बोला अकाउंटिंग दिखाना है बडी लिमिटेड. बडी लिमिटेड कौन? होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट, जिसके पास डिवेंचर गए हैं. तो बडी के लिए तो इनफ्लो है कि आउटफ्लो? टेल मी. आउटफ्लो है. क्यों? डे वन पे उन्होंने 90,000 दे दिए, प्लस 5,000 ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो 95 का आउटफ्लो हुआ. हर साल 8,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनफ्लो हो रहा है. और लास्ट ईयर में 8,000 प्लस 1 लाख, 1,08,000 भी मिल जाएगा, तो ये इनफ्लो हो जाएगा. फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, बस वही सब कुछ करना है जो अपन करते हैं, करेक्ट. नाउ अब अपन ने इतना सीख लिया कि अब अपन एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे जा सकते हैं. A22 का एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 31, जिसमें देखते हैं ए लिमिटेड हैज बोरोड फ्रॉम आरबीसी बैंक ₹10,000 एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम. लोन प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए. 10,000 का लोन लिया एक कंपनी ने, इससे बैंक से, ठीक है. ए लिमिटेड ने लोन लिया है, प्रोसेसिंग फीस कितनी थी? 500 रुपए, करेक्ट. 10,000 का इनफ्लो हो गया ए लिमिटेड के पास और 500 की प्रोसेसिंग. लोन इज पेबल आफ्टर 5 years इन बुलेट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. आप 5 साल में रिपे करोगे, ठीक है. लोन अमाउंट कितना था? 10,000. डेट ऑफ स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2004, डेट ऑफ फिनिशिंग 5 2016. इंटरेस्ट चार्ज 10%. इंटरेस्ट जो रेट है वो 10%. इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज एंड पेड ईयरली पर एनम. अपफ्रंट फीस 500. मतलब ये क्या है? ट्रांजेक्शन. हाउ वुड लोन बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड? A22 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था. मुझे एक बात बताओ, 10,000 का लोन आया, इनफ्लो, सेम टाइम पे आपने 500 दे दी थी प्रोसेसिंग फीस, कहना चाहिए 9,500 का इनफ्लो हुआ डे वन पे, करेक्ट. और फिर हर साल 10% के हिसाब से डिवेंचर कितने के थे? इंटरेस्ट कितना था? 10%. 10,000 का 10%, मतलब हर साल 1,000 आप रीपे कर रहे हो एज इंटरेस्ट, और लास्ट ईयर में प्रिंसिपल भी आप रीपे कर रहे हो, ठीक है. स्टेप टू, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगेन वही 9,500. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, तो वही 9,500 जो हमारी फेयर वैल्यू है इंटू 1,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 5 years एट X%, और 10,000 का डिस्काउंटिंग फैक्टर 5th ईयर पे. मान लो मैंने 10 की जगह 11% लिया तो मेरा आंसर आ रहा है 9,630, और 12% लिया तो 9,279. 11 और 12 के बीच में मैं इंटरपोलेशन कर दूं तो मेरा आ जाएगा 11.37% इफेक्टिव. इस 11.37% की मदद से मैंने बना दिया लोन अमोर्टाइजेशन टेबल. ओपनिंग वही मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट जो था 9,500, उसमें ऐड किया इंटरेस्ट, रिपेमेंट जो आया वो भी, और उसको लेस किया 9,580. फिर 9,580 प्लस 11% माइनस 1,000, ऐसे करते करते लास्ट तक नहीं आ गया, और फिर लास्ट में मैंने जनरल एंट्री पास कर दी. उसने अपने से यही पूछा हुआ, करेक्ट. मैं बोला था अकाउंटिंग कैसे होगी आपकी बुक्स, अकाउंटिंग के लिए अपने को ये सब दिखाना, करेक्ट. नाउ 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 31 अगर आपको बन गया ना तो 32 भी सेम है, सब कुछ सेम है. बस याद रखना इंस्टॉलमेंट 2,500 है, इंटरेस्ट रेट 12% है, और ये जो पेमेंट हो रहा है लोन का रीपेमेंट हो रहा है वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,500 ईच. मतलब हर साल 2,500 आप रीपे करने वाले हो. अच्छा, अपफ्रंट फीस वही 500, और इसमें आईआरआर आपको 16.60 गिवन है, 16.60 गिवन है, ठीक है क्वेश्चन में. नाउ आपको अकाउंटिंग करनी ए लिमिटेड की बुक्स में, अगेन सेम स्टेप. बताओ, ए लिमिटेड ने बोरोइंग करी है फ्रॉम आरबीसी बैंक, तो डे वन पे उनके पास इनफ्लो हो जाएगा 9,500 का, यस नो. लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पे हाफ ईयरली पेमेंट कर रहा हूँ, है ना, हाफ ईयरली पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कैश फ्लोज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो हमारा एक्चुअल में कैश फ्लो हो रहे हैं ईयर वन और ईयर टू में. क्यों? कि देखो कितने टाइम के लिए लोन, डेट ऑफ लोन है 1 अप्रैल 2011, और डेट ऑफ लोन जो फिनिशिंग वाली है वो 31 मार्च 2013, मतलब 2 साल के अंदर लोन रिपे हो, करेक्ट है. चार हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट थी, 10,000 पे चार, मतलब हर
हर हाफ ईयरली 2,500 पे कर रहे थे आप, करेक्ट। देखो 30 सितंबर 2009, देखो 1 अप्रैल 2011 को अगर आपने लोन लिया तो पहली किस्त कब आएगी? 30 सितंबर 2009। 10,000 में इस पे इंटरेस्ट ऑलरेडी लग चुका है 6% से। 6% कैसे? 12% फुल ईयर का है, तो हाफ ईयर का कितना? ये आ गया आपका कितना? इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें आप प्रिंसिपल इस साल कितना पे ऑफ कर दोगे? 2,500। और इंटरेस्ट कितना दोगे? 600। तो देखो 10,000 प्लस 600 माइनस 3,100, ये आपका 75 क्लोजिंग बचा। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बाकी पूरा क्वेश्चन सी। हमें एक्चुअल में कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है इंस्टॉलमेंट्स। कौन सी इंस्टॉलमेंट? हाफ ईयरली, करेक्ट। अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, यहाँ पे अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल यहाँ पे रिपेमेंट हो रहा है, करेक्ट है। अब क्या हुआ? 7,500, फिर 7,500 का 6% 450, फिर 2,500 पे किया प्लस 450, फिर ये 5,000 क्लोजिंग से ओपनिंग हो गए, फिर इसका 6% 300, 2,500 प्लस 300 दिस, और फिर लास्ट में 2,500 प्लस 150, 2,500 प्लस 150 हमने रिपेमेंट किया। देखो क्वेश्चन क्लियरली गिवन था, रिपेमेंट ऑफ लोन स्टार्ट फ्रॉम दिस। वहां पे लिखा था प्रिंसिपल लास्ट ईयर में जा रहा है, बट यहाँ पे लोन का ही रिपेमेंट हो रहा है, करेक्ट। हाँ, दिस वाज योर। फिर उसके बाद जैसे मैंने निकाल लिया ये क्या, रिपेमेंट शेड्यूल निकाल लिया। अब मैंने फेयर वैल्यू निकाली फाइनेंशियल लायबिलिटी की, 10,000 माइनस 500, 95। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भाई 16.60% गिवन है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। IRR है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हाफ ईयरली क्वेश्चन है तो आप इसको 8.3%, और इस हिसाब से आप अपना लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लोगे। लास्ट में आपको जनरल एंट्री पास करनी कि भाई पहली एंट्री होगी कैश बैंक टू फाइनेंशियल लायबिलिटी 10,000, फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैश बैंक 500 500, फिर अगर और फिर उसके बाद हर साल इंटरेस्ट की और फिर रीपेमेंट, करेक्ट। नाउ अब अमोर्टाइज केसेस पे, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में हम स्पेशल केसेस पे जा रहे हैं। स्पेशल केस मतलब भाई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर लोन, लोन जो रिपेमेंट मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ना, और उस बेसिस पे कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर, तो अकाउंटिंग कैसे होगी? अमोर्टाइज कॉस्ट, इसको हम समझते हैं अब। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे अभी तक हमारे जो स्टेप्स थे वो थे, पहला स्टेप कैश फ्लो, दूसरा था फेयर वैल्यू, तीसरा था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, चौथा था लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, पांचवा था अकाउंटिंग। अब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि याद रखना क्या है होगा कि मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है। सपोज मेरा एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय, चलो इस क्वेश्चन में ही देख लो ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला। HD लिमिटेड ग्रांटेड अ लोन टू इट्स एम्प्लॉय डॉक्टर of rupees this at 5% per annum. It is repayable after 5 years in bullet repayment of principal. Interest is to be paid annually. Market rate of interest is 10%. अगर डॉक्टर जो एम्प्लॉय है HD लिमिटेड की, वो कहीं और से अगर लोन लेती तो कितना मिलता? सर 10% पे मिलता, बट हमें हमें कितने पे मिल रहा है? 5%। तो कहना इसे इट इज बाय बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। तो बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये 5% जो मिला, बट अगर ये 5% पे मिला है, मतलब कम रेट पे मिला है, कहना ही सही। यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल असेट जो भी है, क्या होगा मुझे बताओ। लोन आपने ग्रांट किया तो कल को वापस रिपेमेंट भी होगा, कहना ही सही आपके लिए फाइनेंशियल असेट है। तो डॉक्टर के लिए कि HD की? सर HD के लिए, क्यों? कंपनी में। हाँ, मुझे बताओ HD लिमिटेड को रिपेमेंट आएगा? आएगा पक्का ना? ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, उसने कम रेट पे दिया इंटरेस्ट, हाँ। अब वो बोल रहे सो काउंटिंग इन द बुक्स ऑफ HD। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारे सारे आउटफ्लो और इनफ्लो। देखो 10 लाख का आउटफ्लो हुआ, फिर हर साल 50 50 50 50 हजार आ रहा है, क्या? 5% की रेट से इंटरेस्ट। नाउ 10 लाख रिपेमेंट भी हुआ लास्ट में, करेक्ट। नाउ ये मेरा अगर आप ध्यान से देखोगे 10 लाख का इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो, और 10 लाख प्लस 12,50,000 का आउटफ्लो, 10 लाख का आउटफ्लो और 12,50,000 का इनफ्लो, सॉरी।
तो ये मेरा डिफरेंस क्या आ गया, 12, 2.5 लाख। 2.5 लाख इज नथिंग बट माई। अब मैं इस फाइनेंशियल एसेट का क्या करूंगा, फाइनेंशियल एसेट का क्या करूंगा, फेयर वैल्यू निकालूंगा। Since transaction price is not equal to fair value, hence fair value equals to present value of future cash flows at effective interest rate. It will be market rate. मुझे बताओ, हर साल 50,000 आ रहे हैं, उसका पीबीएफ निकाल लूं मैं 5 इयर्स के लिए 10% से, और लास्ट में 10 लाख का डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 5th ईयर 10% से मेरा आ जाएगा 81055। बट मुझे तो लोन मिला था 10 लाख का, ये तो आ रहा है 8,10,550। तो कहने से कोई डिफरेंस आया ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में? हाँ सर। तो मेरी जो डिफरेंस आया ट्रांजेक्शन प्राइस में, वो जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, कैन आई से इट विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट, और ये रिमेनिंग लोन पीरियड में अमोर्टाइज हो जाएगी। करेक्ट। हाँ। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपने को क्वेश्चन में गिवन ही है। ओके, मतलब इसका मतलब सर एक नया स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 3। पहले ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, वो क्या स्टेप 3 पे आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू, और वो जिस कॉस्ट से रिलेटेड है उस पर। सॉरी, एम आई क्लियर? तो ये देखो, ये आया 10 लाख का लोन और 8 लाख का इतना, कैन आई से डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, राइट ऑफ हो जाएगा 5 इयर्स में। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% है। अब मेरे को एक बात बताओ, 8,10,550 मेरी जो फेयर वैल्यू, उससे मैं इंटरेस्ट निकालूंगा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल में, और जो रिपेमेंट कर रहा हूँ ये मेरी आ जाएगी टेबल। टेबल बनाने के बाद अगेन पहले डे पे एंट्री क्या होगी, फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल असेट आया कितने का, 8,10,550। बाकी का प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट 189,450 टू कैशबैक कितना। फिर हर साल का इंटरेस्ट, हर साल का रीपेमेंट, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यूआरएल में जाएगा हर साल डिवाइड 189,450, जो मेरा डिफरेंस अमाउंट आया था, डिवाइड बाई 578। अपने से फर्स्ट ईयर का बता, काउंटिंग बता। आई होप यहां तक क्लियर है, पक्का। चलो आ जाते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इलस्ट्रेशन 25 ऑफ योर मॉड्यूल 1021 में सिमिलर क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया हुआ था। फटाफट से इस क्वेश्चन को नाउ, तो ए लिमिटेड मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे ए लिमिटेड ने क्या किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। Those details are described below. Make necessary entries for accounting of the deposit in the first year and the last year. देख रहे हो, फर्स्ट और लास्ट ईयर में आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, बाकी नहीं पूछा। ठीक है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट ऑफ सिमिलर पीरियड इज 12% पर एनम, 12% पर एनम है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 अप्रैल, डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो एंडिंग फिनिशिंग डेट है 31 मार्च, मतलब 5 इयर्स। डिस्क्रिप्शन लीज पे दिया है, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट 12% है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का किया, इतने का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 5th ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5th ईयर का गिवन है इंस्टीट्यूट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी इंस्टीट्यूट डिस्काउंटिंग फैक्टर्स वगैरह गिवन करके रखे, वो वाले वही यूज करना, दिमाग मत लगा। लेकिन अब चूंकि इससे पहले मैंने जो आपको एग्जांपल कराया था वो था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का, करेक्ट। यहां पर कौन सा है, डिपॉजिट। डिपॉजिट कौन सा दिया है, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री। ए लिमिटेड ने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है सामने वाले को, उस टाइम पीरियड के बाद वो वापस जब मिलेगा तो वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगने वाला। देखो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या, समझ लेना। मान लो मैं हूं और मेरे सर हैं, ठीक है, इनकी क्लासरूम में ओनर है और मैं इनका टेनेंट हूं, ठीक है ना। ध्यान से, मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और 10 साल के लिए रेंट पे ले लिया उनका जो प्रमाइसिस था, करेक्ट। तो मैं कौन हो गया यहाँ पे, लेसी, और सर कौन हो गए, लेसर। सर के लिए, सर के लिए ये जो डिपॉजिट है, ये जो मैंने डिपॉजिट जमा किया, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट सर को दिया है, कहना ही चाहिए सर को 10 साल के बाद जब मैं वैकेट करूंगा प्रॉपर्टी तो मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो सर के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी और मेरे लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल असेट। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, आंसर इज यस। तो डे वन पर लेसी गिव्स टू लेसर 1 लाख एंड आफ्टर लीज एंड्स लेसर रिफंड्स डिपॉजिट टू लेसी। तो दिस 1 लाख, अगर
मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, ध्यान से समझना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी इसको इसी को कंपनी में कर दो तो इंडेस लग जाएगा, करेक्ट ना? अगर ये 1 लाख मैं कहीं और डिपॉजिट करता, कहने से मुझे इंटरेस्ट मिलता, क्या वो इंटरेस्ट यहाँ मिल रहा है? और अगर मैं इसी डिपॉजिट को कहीं और डिपॉजिट करता तो मार्केट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 12%, करेक्ट है? अब कहना है यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस लेसर और लेसी रिलेशन, करेक्ट? तो वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन था, यहाँ लेसर और लेसी रिलेशन हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप वन, नंबर वन, डे वन पर आउटफ्लो हो गया 10 लाख मेरी जेब से, मतलब ए लिमिटेड की जेब से, और फिफ्थ ईयर पे इनफ्लो हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्री है, कुछ है इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा। फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट अगर मैं निकालने जाऊं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द फिफ्थ ईयर एंड एट 12% कितना हो जाएगा? देखो, दिस 10 लाख मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर, कहना इसी इतना, ये मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट आ गई। अब मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस थी 10 लाख और मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 5,67,427। इन दोनों का जो डिफरेंस आया दैट इज योर 432,573। ये क्या हो जाएगा मेरा? ये कहलाएगा प्रीपेड लीज रेंट। पिछले बार में क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में क्या था? प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ पे क्या हो गया? एम्प्लॉय प्रीपेड लीज रेंट, और ये भी अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द लोन पीरियड। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12%। फटाफट से लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना ली, और लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के बाद दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर की एंट्री करी, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू पर, प्रीपेड लीज रेंट डिफरेंस अमाउंट और 2 कैश बैंक। अच्छा, एएस इसमें कुछ नहीं करता था। एएस क्या करता था? भले आज 10 लाख जमा किए तो सर उसको दिखा देंगे लाइबिलिटी पे, और फिर 10 साल बाद जब वो रिटर्न करेंगे तो लाइबिलिटी हट। दिस वाज द एएस। इतना ड्रामा था ही नहीं उसमें। बट कैन आई से दिस इज रॉन्ग ना? लॉजिकली सोच के देखिए। यस, तो दैट्स व्हाई इंड एस 109 बोलता है कि भैया इसको ट्रांजेक्शन को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल एसेट को, जो डिफरेंस है ड्यू टू विच रिलेशनशिप सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करके 432 का आपने प्रीपेड लीज रेंट दिया, लीज रेंट। अच्छा, हर साल इंटरेस्ट अनबाइंड होता रहेगा, तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमने कर दिया, और कितना लीज रेंट दे रहा हूं मैं? तो मेरा 432 डिवाइड 573 डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं? 5 कर दूंगा, तो हर साल में उतना लीज रेंट भी देते जा रहा हूँ राइट ऑफ पीओरएल पे। लास्ट ईयर में भी, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 107143 एंट्री हो गई। लास्ट ईयर पेमेंट हो गया कैश बैंक टू फाइनेंशियल एसेट 10 लाख, और पीओरएल टू प्रीपेड लीज रेंट। तो दिस वाज योर another जनवरी 21 क्वेश्चन इन इलस्ट्रेशन 25। आगे अगर अपन चलें इसी श्रृंखला में आगे बढ़े, ध्यान से देखना, ये है आपके एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ द स्टाफ वेलफेयर मीजर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पे, बढ़िया क्वेश्चन, 12 मार्क्स में पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन ही। नाउ इसमें क्या है? Y company has contracted to lend to its employees sum of money at 5% per annum rate of interest. The amounts lent are to be repaid in 5 equal installments for principal along with the interest. हर साल यहाँ प्रिंसिपल भी रिपे हो रहा है। जनरली अपने क्वेश्चन में रीड जरूर करना, स्टेप नंबर 1 पे जब हम कैश फ्लोज निकालेंगे तो क्वेश्चन में हर साल इंटरेस्ट रिपे हो रहा है और लास्ट में प्रिंसिपल रिपे होता है मोस्टली क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर साल प्रिंसिपल भी रिपे होगा अलोंग विद द इंटरेस्ट, करेक्ट? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर सिमिलर टाइप ऑफ लोन, लेकिन इनने कितने पे दिया बेटा? 5%। 5% पे मतलब मार्केट रेट से कम पे दिया, करेक्ट है? Now, इन्होंने कितना दिया? 16 लाख टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 जनवरी 2011। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंड AS 109, you are required to record the entries for the year ended 31st December 2001 for the transaction and also compute the value of loan initially to be recognized and amortized cost of all the subsequent year। amortized cost भी निकालनी पड़ेगी, और डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी अपने को इंस्टीट्यूट ने गिवन दिए हैं 10% से। तो देखो भैया, ध्यान से समझना, सबसे पहले अपने को कैश फ्लो की टेबल बनानी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 में कैश फ्लोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को हर साल क्या रीपे करना है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ। तो 16 लाख जो दिया था 5 साल के लिए दिया था, तो हर साल 3,20,000 का, 3,20,000 का तो आपको क्या रीपे करना पड़ेगा? प्रिंसिपल। अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट भी आपको रीपे करना है। तो देखो क्या करोगे आप? कैश फ्लो टेबल बनाओगे वर्किंग नोट,
हमेशा याद रखना, जब जब प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट रिपे हो रहा है तो आपका ओपनिंग बैलेंस तो जो डे वन पे आपने लोन किया वो 16 लाख का अगर आप 5% निकालेंगे दैट इज 80,000 इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, अब रीपेमेंट कितना करना है, तो देखो 80,000 का तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जाएगा। ये कैसे निकला, 16 लाख हमारा ड्यू था तो उस पर 5%, 80,000 प्लस 16 लाख डिवाइड बाई 5, 320 का तो मेरा प्रिंसिपल हर साल जाना तय है, तो 320 प्लस 80, मेरा इस साल कितना बचा क्लोजिंग, कैसे किया सर, 16 लाख, 16 लाख प्लस 80,000 माइनस माइनस 4 लैक्स, 4 लाख कहां से आया, 320 प्लस 80, ओ दिस इज योर प्रिंसिपल ईयर, बट इंटरेस्ट आपका कम होता जाएगा जैसे जैसे लोन आप चुकाते, योर क्लोजिंग बैलेंस इज 1280। ये 1280 कहाँ आ गया, इस साल का ओपनिंग, इसका फिर 5% निकालो, और 320 तो आपको प्रिंसिपल देना ही है, फिर 64 आपने जो इंटरेस्ट निकाला वो भी रीपे कर दिया, फिर 960, ऐसे करके फिर 960 आया, 960 का फिर 5%, 320 जाना ही था, 48 अगेन इसमें 64, फिर ये 64 इधर आ गया, फिर 64 का 5%, 32, 32 और 320, ये मिला के यहाँ पे क्लोजिंग बचा 32, अगेन फिर ये 32, इसका 16 और ये भी रीपे हो गया, लास्ट में जीरो बचा, है ना। ये जैसे ही जीरो बचा, ये जैसे ही जीरो बचा, कहना इसे आपका रीपेमेंट शेड्यूल क्लियर हो गया, यही आपने एज इट इज उठा के यहाँ कर दिया, तो फर्स्ट ईयर में आप कितना, फर्स्ट ईयर में आपके पास रीपेमेंट कितना आ रहा है सर, 4 लाख का आ रहा है, सेकेंड में 384, थर्ड में 368, फोर्थ में 352, फिफ्थ में 330, correct. Now, whenever in the question repayment terms include repayment of interest along with the principal every year, then we will always prepare a cash flow table. हम working note वन, step वन के अंदर एक working note वन बना देंगे cash flow table इस तरह से, to ascertain about inflow and outflows. ठीक है, अब 16 लाख का तो लोन हो गया, मेरे को चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट, है ना, लेकिन क्या फाइनेंशियल असेट निकाल की फेयर वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, यस सर, विच ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, 10% से डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, हर साल में कितना रीपे करवा रहा हूँ, 4, फिर 384, फिर 368, फिर 352, 336। इस क्वेश्चन में हमें ये अलग से निकालना क्यों पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट होता तो हम डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर लगा लेते, लेकिन यहाँ पे हमने ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट निकाल, ये है 14,62,72 और हमने लोन दिया 16 लैक्स का, तो कहना इसे दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये 193 का जो डिफरेंस है कहाँ जाएगा, वेरी गुड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से ये जाएगा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और 5 साल में अमोर्टाइज हो जाएगा क्योंकि लोन का टर्म वही है। बस अब अपन ने यहाँ पे इसको लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना ली, ईआईआर अपने को 10% गिवन ही नहीं था क्वेश्चन में, जनरल एंट्रीज पास कर दी, फर्स्ट ईयर की उसने पूछी थी तो मैंने फर्स्ट ईयर की कर दी। अब देखो फर्स्ट ईयर में पहला फाइनेंशियल असेट 140, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 193, कैश बैंक 16, फिर ये इंटरेस्ट असेट है तो क्रेडिट में आएगा इंटरेस्ट, अच्छा फिर पे ऑफ कर दिया कैश बैंक टू फाइनेंशियल असेट पहले साल का 4 लाख, और प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस राइट ऑफ होता जाएगा 5 सालों तक, तो डिवाइड ये आप कर दोगे क्या, 193 728 को 5 से डिवाइड करोगे, एम आई क्लियर। देन आप आ जाओ, ये मई 18 का क्वेश्चन है और ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन गिवन हुआ, गिवन है ए लिमिटेड वाला, फटाफट से इस पे भी आ जाइए, करेक्ट। नाउ इस पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ए लिमिटेड ने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डिंग कंपनी को, ए लिमिटेड ने होल्डिंग कंपनी को दैट इज जेड लिमिटेड को इशू किए प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर हैज बीन गिवन, रीपेमेंट कितने साल बाद होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कब होगा, 5 साल के बाद, 1 अप्रैल को अलॉट हुए, 31 मार्च को रिडम्पशन है, 5 साल का टोटल पीरियड, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इतने 100 1000 लैक्स बेसिकली, डिविडेंड रेट नेग्लिजिबल है 0.00001%, मतलब नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अगर सब्सिडरी यही चीज किसी और कंपनी को देती तो कहने से डिविडेंड कितना मिलता, 12%, बट इनको कुछ मिल रहा है क्या, वाई, बिकॉज होल्डिंग को दिया है ना। डिस्काउंटिंग फैक्टर भाई अगेन गिवन है आपको, तो देखो 10 करोड़ कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ मतलब, और फिर फिफ्थ ईयर पे ये 10 करोड़ वापस आ गए, डिविडेंड इज एज इट इज इमटेरियल,
फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट निकाला तो 10 करोड़, और इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 5th ईयर पे कितना आ जाएगा? 12%। क्या आ गया? डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू, 10 करोड़ मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस था, फेयर वैल्यू है 5 करोड़ 67 lakhs 43, ये मेरा डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आया है? ड्यू टू पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप। पक्का? तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू इज ड्यू टू पेरेंट एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। करेक्ट? और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इसकी 12%, फिर वही एलएटी बन जाएगा, फिर लास्ट में जनरल एंट्री पास करनी है। अपने को सिर्फ एक ही एंट्री पूछी थी उन्होंने, अकाउंट फॉर दिस इन द बुक्स ऑफ जे लिमिटेड इन द फर्स्ट ईयर की, तो हमने फर्स्ट एंट्री कर दी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। ए करेक्ट? यस और नो? पक्का? आगे बढ़े? ओके। दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया था, और ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 28 अगेन। मतलब अमोटाइज, यहाँ 6 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप कैश फ्लोस, दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, तीसरा डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू, और वो जो भी रिलेशन है उस हिसाब से अमोटाइज कर दो। बस याद रखना, अगर होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप है तो फिर वो लोन अमोटाइजेशन, सॉरी, वो जो डिफरेंस है ड्यू टू होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है पेरेंट सब्सिडरी, तो वो मतलब रिमेनिंग टाइम में अमोटाइज नहीं होगा, वो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो जाएगा। करेक्ट? बाकी लोन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से, लीज वगैरह की वजह से, तो फिर भैया उसको आप अमोटाइज देखो। मैंने लास्ट में इसमें समरी भी है, मैं आपको वो भी, डोंट वरी। देखो, अब ये XYZ इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट प्रोवाइड्स 10 lakhs इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स होली ओन सब्सिडरी, there are no transaction costs. How should the loan be accounted for in the SFS of XYZ, individual financial statement of ABC और consolidated financial statement of group? तीनों में पूछ लिया। ठीक है? पहले सिनेरियो क्या कंसीडर करना है? लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड। लोन अगर रीपेबल है डिमांड पे, ऑन डिमांड, तो कैन आई से जिस दिन मांग लिया जाएगा उसी दिन आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी, ऑन डिमांड है। करेक्ट? करेक्ट। कितने का? तो देखो, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कैश कंसिडरेशन बिकॉज पेरेंट सब्सिडरी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ लोन गिवन, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ऑन डिमांड है। करेक्ट? लेकिन अगर दूसरा केस है, लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रिपेमेंट होगा, मार्केट रेट इज 10% फॉर बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% है, टाइम 3 years दे दिया, तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में आउटफ्लो हो जाएगा होल्डिंग की बुक से, फिर थर्ड ईयर में इनफ्लो हो जाएगा। मैं इसी का 10% से 3 years के बाद का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, तो ये मेरा आ गया 751,315, बट एक्चुअल में लोन तो 10 लाख का था, इसका मतलब 24,8685, ये जो डिफरेंस आया ये मेरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। करेक्ट? नाउ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेरी 10% है, मैंने फिर से लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई, और ओपनिंग बैलेंस वही 751,315, जो फेयर वैल्यू थी 10%, क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट में रिपेमेंट हो गया 0। जनरल एंट्री मुझे करनी है दोनों की बुक्स में, पेरेंट और सब्सिडरी की बुक। पेरेंट की बुक्स में क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी से डिफरेंस जाएगा। वहीं सब्सिडरी की बुक्स में कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पास तो 10 लाख आया, टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने कंसोलिडेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको पता होगा सब्सिडरी के पास कोई चीज पेरेंट से आती है तो वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। ईयर एंड पे क्या आएगा? फाइनेंशियल एसेट टू पीओरएल, यहाँ पे पीओरएल टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, सब्सिडरी की बुक्स। पेरेंट की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट टू पीओरएल अगेन 82645, और ये ईयर 2 का, मतलब ये इंटरेस्ट हर साल जा रहे हैं, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और लास्ट में रीपेमेंट हो गया फाइनेंशियल एसेट या कैश बैक टू फाइनेंशियल। करेक्ट? सिनेरियो 3 में क्या बोलते हैं वो? द लोन इज रिपेबल व्हेन एबीसी हैज फंड्स टू रिपे द प्लान। यहाँ पे ऑन डिमांड नहीं है, एबीसी के पास जब भी आएगा, तो जनरली लोन इज रिपेबल व्हेन द फंड्स आर अवेलेबल, can't be stated to be repayable on demand, rather if the entity needs to estimate repayment date and determine its measurement accordingly. If the loan is expected to be repaid in 3 years, its measurement will be same year. अब देखो, जब एबीसी के पास पैसा होगा तब वो रिपेमेंट करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक एबीसी के पास पैसा नहीं है, विदाउट द डेट वी कैन नॉट
we cannot make any accounting treatment. Why? Because we need to estimate the repayment date, correct? Or if entity assumes that it will be repaid in 3 years, then the accounting treatment will be same as given in the part number B. अच्छा, CFS में क्या treatment होगा? Consolidated financial statement में ना तो लोन आएगा ना इंटरेस्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाता है। यस, नो? However, if the loan is in foreign currency, exchange difference will be कंटिन्यू टू बी इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्योरल। हाँ, अगर फॉरेन करेंसी में लोन दिया होता होल्डिंग सब्सिडरी ने, तो एक्सचेंज डिफरेंस आता है ना दोस्तों सेटलमेंट के टाइम पे, वो इंडिया 21 के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ प्योरल पे जाए, करेक्ट? पेरेंट सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, हमने लीज वगैरह का देख लिया। तो देखो, पेरेंट ने लोन दिया सब्सिडरी को, इसके लिए फाइनेंशियल असेट, इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल असेट टू कैशबैक डिफरेंस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया, सब्सिडरी के लिए फाइनेंशियल असेट, पेरेंट के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, करेक्ट? नाउ ये क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल असेट टू कैश बैंक, ये हो जाएगा कैश बैंक टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिफरेंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, उसे लोन इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है फ्रॉम द सब्सिडी, जो डिफरेंस है एज पर 109 वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। याद रखना कि जो भी डिफरेंसेस आएंगे इट वोंट बी रिटन ऑफ ओवर द लोन, करेक्ट? तो मैंने आपको जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट बोला था, वो प्री एग्जिस्टिंग में 3 बातें थी, होल्डिंग सब्सिडरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, और तीसरा, फटाफट से तीसरा जल्दी बोलो सर, तीसरा था मेरा यहाँ पर फीस वगैरह का, लेसर लेसी, ठीक है? नाउ चार्टर्ड कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है, तो याद रखना इस केस में भी ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू। हाउ? मैं आपको बताता हूँ। एचडी लिमिटेड एग्जांपल के थ्रू, एचडी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 25 लाख, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल आफ्टर 5 years, मार्केट रेट विदाउट कन्वर्जन इज 14%। सर ये क्वेश्चन में डाउट हो गया, कैसे? कोई भी कंपनी कम रेट पे डिवेंचर कैसे इशू करेगी? क्यों इशू करेगी? सोच के देखो ना। मार्केट रेट विदाउट कन्वर्जन इज, किसी मार्केट रेट क्या चल रहा है डिवेंचर का? 14%, आपने 10% भी इशू कर दिया, लेकिन आपने साथ में कन्वर्जन का ऑप्शन दिया, ठीक है? ध्यान से समझना, ठीक है? अब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन टू कन्वर्ट इज विद द होल्डर। होल्डर मतलब जैसे एचडी लिमिटेड ने इशू किया है, तो मान लो आपको इशू किया, तो आपके हाथ में ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे कन्वर्ट भी करा सकते हो, आप चाहो तो कैश करा सकते हो, करेक्ट? तब रिडीम करा सकते हो। ऑप्शन नंबर वन इस केस में, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन टू कन्वर्ट इज विद द होल्डर। होल्डर, अब होल्डर के पास है, तो मुझे बताओ, ये जो 10% के डिवेंचर है, इसमें एक इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा, एक होगा प्रिंसिपल वाला। इंटरेस्ट पार्ट, अब मुझे बताओ, होल्डर के हाथ में इंस्ट्रूमेंट, होल्डर जो बोलेगा कंपनी को वो करना पड़ेगा। मुझे बताओ, कंपनी को हर हालत में इंटरेस्ट तो हर साल पे करना ही पड़ेगा ना। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ, क्या ये कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं? है या नहीं? टेल मी। इंटरेस्ट वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा इसकी? फाइनेंशियल। अब मैं बात करूं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट मैं रिडीम करूंगा कि कन्वर्ट करूंगा? सर मेरे को तो पता ही नहीं है, आपको पता है, क्योंकि होल्डर आप हो, मैं तो इशूअर हूं। इशूअर नहीं बेटा, इशूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसने इशू किया है, करेक्ट? अब मेरे को एक बात बताओ, जब इशूअर के हाथ में कुछ है ही नहीं, होल्डर के हाथ में है, तो कहना इसे मेरे तो ऑब्लिगेशन है ना। मान लो इसने रिडीम रिडीम करने का बोल दिया, तो मैं तो रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहा हूँ, मैं इसको फाइनेंशियल, मतलब जब जब ऑप्शन किसके हाथ में होगा? होल्डर के हाथ, तो इंश्योर हमेशा उस चीज उसका रिडम्पशन ही मानेगा, मतलब उसकी लाइबिलिटी मानेगा। बट याद रखो, मैंने 10% इंटरेस्ट बोला हुआ है, जबकि मार्केट में कितना है? 14%, मतलब कहना इसे इंटरेस्ट जो मैं रीपे करने वाला हूँ, उसमें मैंने सेविंग कर ली, कितने? 4% की। दिस इज बट माई इक्विटी। इसे एक 10% डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट में, ये सिर्फ डेट वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें का पार्ट हिडन है ड्यू टू सेविंग इन इंटरेस्ट। हाउ इट इज कंप्यूटेड? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था डिवेंचर का? 14%, आपने कितने पे इशू किया? 10%, यानी इसे 4% कम पे इशू किया,
4% आप बचा रहे हो, कैन आई से दिस द इक्विटी, और इक्विटी और ये दो चीजें लाइबिलिटी, कैन आई से इट इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। अब स्टेप नंबर 1 वही कैश फ्लो, डे 1 पर 25 लाख आ गए मेरे पास इनफ्लो, और हर साल मैं इंटरेस्ट रीपे कर रहा हूं, मैं कंपनी हूं, राइट। और लास्ट ईयर में मैंने प्रिंसिपल भी रीपे कर लिया, ऐसा मान के चल रहा हूं आउटफ्लो। कहना इसे मेरे लिए तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जब ये मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी तो मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो 2.5 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनईडी फैक्टर एट 14%, मेरे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी है फॉर 5 इयर्स, और 25 लाख डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% फॉर 5th ईयर, ये मैंने निकाल ली फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू। मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस 25 लाख था, फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी थी, तो कहने से ये जो डिफरेंस पार्ट है ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विटी, और ये इक्विटी वो इक्विटी शेयर्स नहीं है, ये अदर इक्विटी में जाए, अंडरस्टूड, क्योंकि ये सेविंग है, करेक्ट। बेसिकली एक तरह कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, अदर इक्विटी में, रिजर्व्स में जाए, कैपिटल नेचर भी भूल जाओ, ये इक्विटी है बट इक्विटी शेयर्स नहीं है, तो आप शेयर्स इशू नहीं कर रहे हो, इतने का आपने अदर इक्विटी, करेक्ट। नाउ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 14%, आपकी लाइबिलिटी कितनी थी 2156, इस पे 14% प्लस करो, रीपेमेंट इतने का करो, और ऐसे करके आप एलईडी बना लो फटाफट से। अच्छा, याद रखना, याद रखना लास्ट में यहाँ 2.5 लाख बचा देना कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्यों, बिकॉज अभी ये आपने बनाया कब तक के लिए, जब तक आपने पेमेंट नहीं किया, क्वेश्चन में बताया था कि होल्डर क्या करने वाला है, नहीं, ऑप्शन होल्डर के हाथ में है, हाँ, लेकिन क्या होल्डर की इंटेंशन क्या है ये नहीं बता, हम लोन अमोर्टाइजेशन में कितने का बैलेंस रखें, 25 लाख प्रिंसिपल, अभी क्वेश्चन बताया नहीं। स्टेप 6 वही जनरल एंट्री, कैश बैंक टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी, देखो दोनों एक एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैश बैंक, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर 1 था। अब मुझे बताओ, होल्डर चूज कर सकता है रिडम्पशन, होल्डर बोल सकता है कि भैया इक्विटी दे दो, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 होल्डर के हाथ में क्या है, होल्डर चूजेस कैश, मतलब रिडम्पशन वाला ऑप्शन, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू कैश बैंक, 25 लाख पूरा आपने रिपे कर दिया, और जो अदर इक्विटी आपकी बुक्स में ऑलरेडी आपने सेविंग इन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके रखी डिफरेंस वाला, वो कहां चला जाएगा, अदर इक्विटी से रिटेन अर्निंग्स पे, मतलब इक्विटी चला जाएगा रिटेन अर्निंग्स पे, करेक्ट। वो भी दोनों ही अदर इक्विटी के अंदर ही आते हैं, अगर आप बैलेंस शीट याद हो। केस नंबर 2, अगर होल्डर चूजेस इक्विटी शेयर्स, तो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको पहले, फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी की थी 25 लाख की, उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट करो, फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी 25 लाख, अब आपका इक्विटी का बैलेंस कितना हो गया, ऑलरेडी आपका पास इक्विटी इतना था और ये और आ गया, टोटल इक्विटी इतनी, इक्विटी डेबिट टू दिस, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अपने को क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, और जो भी फेस वैल्यू उसके अलावा जो डिफरेंस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, या आप एंट्री ऐसी भी कर सकते हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, इक्विटी डेबिट, शेयर कैपिटल टू, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, अगर ऑप्शन टू कन्वर्ट इशूअर मतलब कंपनी के हाथ में होता, मुझे एक बात बताओ, कंपनी का फायदा किससे होता, सर इंटरेस्ट तो हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगा इस केस में भी, लेकिन प्रिंसिपल को वो इक्विटी मान लेते, और सेविंग इन इंटरेस्ट तो हमारा इक्विटी है ही, अब इसको इक्विटी मान के आप सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन का ऑप्शन है किसके हाथ, उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगेन स्टेप नंबर 1 तो सेम हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, इस बार फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे आएगी, इस बार डिस्काउंटिंग फैक्टर जो प्रिंसिपल का था ना वो नहीं आएगा, क्यों, भैया आप तो इक्विटी में सेटलमेंट है ना, आपकी कंपनी के हाथ में ऑप्शन है, देखो 25,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 14%, ये आ गया डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन प्राइस फेयर वैल्यू, तो ये देखो 25 लाख में से इतना चला गया, तो ये 16 लाख की इक्विटी हो गई, और इसको ये जो 85 टू 8270 है इसकी लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना ली, और इस बार यहाँ पे लोन अमोर्टाइजेशन में कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज प्रिंसिपल रीपेमेंट अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ इश्योर दैट इज टू बी ट्रीटेड एज इक्विटी, ये आपने, ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगी, कैश बैंक टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी, पीओरएल टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैश बैंक। अब इशूअर ने फिफ्थ मतलब 5th ईयर में लास्ट ईयर में कैश दे दिया, तो इक्विटी डेबिट टू कैश बैंक दिस, जो भी बैलेंस आया वो रिटेन अर्निंग से दे देंगे, ईश्वर ने दिए इक्विटी शेयर्स, तो
इक्विटी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। दिस वाज योर कंपाउंड फाइनेंशियल का काम। अब अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बिफोर एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, तो होल्डर की बुक्स में कैसे देखेगी बैलेंस शीट? अदर इक्विटी में इतनी इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी। बैलेंस शीट अगर ऑप्शन बी के हिसाब से चेक करिए तो अदर इक्विटी 41, दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बैलेंस शीट कई बार क्योंकि पूछा हुआ है। May 24 में ये क्वेश्चन आया था और ये सिमिलर क्वेश्चन May 18 और May 22 में मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन सिमिलर क्वेश्चन May 24 में भी इजी आया था। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन 5 को भी देख के हमारा जो टारगेट है अगले कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी फटाफट से इसको खत्म कर देते। ठीक है, आपको घर पे एक बार इसे सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं तो एटलीस्ट कैलकुलेटर पे ऑडिट कर सकते हो। ए लिमिटेड ने क्या किया यहाँ पे, 1 करोड़ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करे 1 जुलाई पे। बॉन्ड्स की लाइफ है 8 इयर्स, फेस वैल्यू 10। दे ऑफर इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एट द रेट ऑफ 6%। अच्छा, मार्केट में रेट है 8%। ठीक है, the bonds are issued at their face value and each bond can be converted into shares in A Limited at any time in the next 8 years. Companies of similar risk profile have been issued debt with the similar terms without the option of conversion at 8%. बोल रहा है प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब फर्स्ट ईयर की एंट्री बतानी है। स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब लोन अमोर्टाइजेशन टेबल भी बताना है। Provide the accounting entries if holder of the bonds elects to convert the bonds to ordinary shares। मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा दिया है कि भैया ए लिमिटेड के हाथ में कोई ऑप्शन है। ऑप्शन किसके हाथ में दिख रहा है? होल्डर के हाथ में। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ए लिमिटेड ने इशू कर 1 करोड़, इसकी लाइफ इतनी, फेस वैल्यू इतनी, ऑफर कर रहे हैं वो इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो अपन यही मान के चलेंगे कि होल्डर के हाथ में। अगर इशूअर के हाथ में ऑप्शन होगा तो क्वेश्चन में मेंशन, तो आप ध्यान से समझ। कन्वर्टेबल बॉन्ड है 1 करोड़ के, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी हमेशा। प्रिंसिपल चूंकि होल्डर के हाथ में ऑप्शन है तो कंपनी इसे भी प्रिंसिपल को भी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेगा। अच्छा, 6% पे आप दे रहे हो, मार्केट में 8% पे, मतलब 2% आपने इक्विटी बचा ली। इनफ्लो कर लो, 10 लाख का इनफ्लो हुआ, हर साल 6% से आप इंटरेस्ट रीपे कर रहे हो और लास्ट में प्रिंसिपल भी रीपे करोगे। फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी वही क्या कहते हैं 6 लाख का एन्युटी फैक्टर 8% से 8 इयर्स के लिए और 10 लाख का डिस्काउंटिंग फैक्टर 8 ईयर के लिए। दिस इज योर फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस आया वो कहां चला जाएगा? ये 11,49017, ये आपका क्या हो गया? करेक्ट। फिर आपने एलईटी बना दिया। इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको पता ही है। इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री, ये पार्ट 1 की एंट्री थी, कैश बैंक टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी। थर्ड ईयर की आपने, अच्छा उसके बाद तीसरे में क्या बोला? प्रोवाइड द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड्स इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स टू ऑर्डिनरी शेयर्स। थर्ड ईयर पे होल्डर बोल रहा है कि भैया इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। मेरी थर्ड ईयर पे मेरा बैलेंस क्या आ रहा है लायबिलिटी का? 92,1850। ये कहां से पता चला? एलईटी से। और मेरी इक्विटी कितनी थी? वही जो डिफरेंस आया था, इन दोनों को मैंने एंट्री क्या पास करी? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, इक्विटी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ भी नहीं दिया था तो मैंने इक्विटी। दिस वाज योर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वही सिमिलर कहानी। 8% कन्वर्टेबल लोन है विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 6 लाख इशूड एट पार। ठीक है, 31 मार्च को। और अल्टरनेटिवली वो उसे इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 100 न्यू शेयर्स। एक इक्विवेलेंट लोन दिया जाएगा, इक्विवेलेंट लोन विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो 10% पे, और आप दे रहे हो 8%। कहना इसे सेविंग इन इंटरेस्ट 2% पे होगी। अच्छा, कंपनी ने क्या किया? इंटरेस्ट ऑफ 48,000 हैज बीन ऑलरेडी बीन पेड एंड इंक्लूडेड एज फाइनेंस कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 4 की 8% और 10% की गिवन है। बोल रहे हैं एक्सप्लेन हाउ विल द कंपनी अकाउंट फॉर अबव लोन नोट्स इन द फाइनेंशियल नोट्स भी बनाने हैं। दिसंबर 20 का क्वेश्चन है, मी 20 एमटीपी मी 20। इफ नथिंग इज मेंशन्ड ऑलवेज अज्यूम ऑप्शन विद द होल्डर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, स्टेप 1 वही कैश फ्लोज। स्टेप 2 में ऑप्शन विद द होल्डर है तो कहना इसे प्रिंसिपल और फेयर वैल्यू
इंटरेस्ट वाला पार्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। देखो 48,000 का प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट 4 इयर्स के लिए और 6 लाख का प्रिंसिपल 5th ईयर। ये आपका आ गया 56। और 6 लाख और 5,60,000, ये आपका डिफरेंस जो है 39,840, ये आपका कहाँ चला जाएगा? आपने एलईडी बना लिया 10% से। एलईडी बनाने के बाद ये आपने देखो, क्योंकि ऑप्शन होल्डर के पास में था तो लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट बचा के रखा। इन ईयर 1, दैट इज ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 56,016। जबकि क्वेश्चन में इनने कितना इंटरेस्ट बुक करके रखा है? 48,000। बताओ गलत किया कि नहीं? गलत किया। मुझे करेक्ट ट्रीटमेंट का कंक्लूजन देना पड़ेगा। द इंटरेस्ट चार्ज टू पीओरएल शुड बी 56 this, not 48. Company charge 48 as finance cost in PRL and they need to charge additional finance cost of 8,000 in PRL। मतलब उन्होंने 48 ऑलरेडी करके रखा है, लेकिन करना चाहिए था 56। तो जो डिफरेंस है वो भी अब PRL में रिकॉग्नाइज करो फटाफट से, और ये आपकी एंट्री रहेगी। और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो अदर इक्विटी में इक्विटी वाला पार्ट और कन्वर्टेबल लोन। दिस वाज योर क्वेश्चन। ठीक है? ए यस नो, टेल मी। अब याद रखना, अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अगर मैं बात, तो मान लो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई 2,000, तो ये जो 2,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, और क्वेश्चन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? लोन आप लोअर रेट पे दे रहे हो, है ना, तो वहां सेविंग इन इंटरेस्ट होना चाहिए। सेविंग इन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? सेम स्टेप्स ही थे वही 6 वाले, लेकिन अब यहाँ पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट है अगर, तो ध्यान से समझना, कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होगी। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मान लीजिए 2,000 रुपए, अगले एग्जाम्पल। बस मैं इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बता दे रहा हूँ, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। ठीक है कि भाई एक एचडी लिमिटेड है, 8% डिवेंचर 80,000 3 साल के लिए दिए। ऑप्शन टू कन्वर्ट विद मार्केट रेट इज विदाउट कन्वर्जन 12%, इनने 8% से दिया, सेविंग इन 4%। करेक्ट? तो ये इतना पढ़ते से ही आपके दिमाग में अंदर से आना चाहिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट? 2,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, बोल रहे शो इन द बुक्स ऑफ एचडी लिमिटेड, मतलब ईश्वर की बुक्स। स्टेप 1 सेम, स्टेप 2 भी सेम, स्टेप 3 भी सेम, स्टेप 4 भी सेम। ठीक है? 4th स्टेप तक सब कुछ सेम है। 5th स्टेप पे याद रखना, ये जो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2,000 की है, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट दो पार्ट में बटा हुआ है, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी, एनआईसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ये भी एलोकेट होना चाहिए। सर मैंने क्या किया? मैंने स्टेप नंबर 3 पे निकाल लिया था इक्विटी, और स्टेप 2 पे निकाल लिया था मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। इस 2,000 को ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में एलोकेट कर लूंगा। कैसे? सर ये जो मेरी इक्विटी है, सॉरी फाइनेंशियल लायबिलिटी थी 72,32, लेस कर दूंगा इसमें से ट्रांजेक्शन कॉस्ट, चूंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी से लेस होगी 2,000, और इसको प्रोपोर्शनेटली लेस करूंगा, जितना इक्विटी डिवाइड बाई 80। 80 कैसे है? 72 प्लस 7,668, ये मेरा इक्विटी, इन दोनों का टोटल किया, ये हो रहा है 80,000। 80,000 में से 72,33,2 इस फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो मैंने क्या किया, 2,000 में से 1,808, 2,000 में से पोर्शन निकालू मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का, तो 1,808 ट्रांजेक्शन कॉस्ट का है, और 192 इक्विटी का है, दोनों को लेस कर दिया मैंने। तो मेरी रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी 70,524, और ये होगी 76। इसके बाद जब मैं बनाऊंगा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, मेरी जो मेरी जो 70,524 वाली रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी आई है, इस रिवीजन के कारण मेरी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी नई आएगी, और उसे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो इंक्लूडिंग इंपैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फिर मेरे को ये, अब क्योंकि अगर मेरे पास क्वेश्चन में वापस से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? सर ट्रायल एंड एरर मेथड और इंटरपोलेशन, वेरी गुड। मैंने 14% से निकाला, फिर 13% से निकाला, इंटरपोलेशन से 13.05%, और फिर मैंने ये लोन अमोर्टाइजेशन बनाई यूजिंग न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट। ये कब होगा? CFI विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, क्या गया 13.01, और इस तरह से आपने इंटरेस्ट बना, ये लोन अमोर्टाइजेशन बना लिया। एंट्री फर्स्ट ईयर में क्या होगी? कैश बैंक, फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, इक्विटी डेबिट, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाली एंट्री। करेक्ट? क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? यस नो? डन? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ।
ट्रांजेक्शन तो CFI में हमने 2 केसेस देख लिए। विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट में मेरे 6 स्टेप्स हैं। कैश फ्लोस, फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, डिफरेंस इक्विटी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, लोड अमोर्टाइजेशन टेबल और जर्नल एंट्री, करेक्ट। लेकिन विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट मेरे हैं 8 स्टेप्स। सबसे पहला कैश फ्लो, फिर मतलब 4 तक तो सेम, फिर 5th आ जाएगा एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 6th आ जाएगा न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, 7th आ जाएगा LAT, 8th आ जाएगा अकाउंटिंग या जर्नल एंट्री, करेक्ट। एक पक्का एक और केस आता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, अर्ली सेटलमेंट का, वो अपन करेंगे, लेकिन अभी तक अपन ने यहां तक कर लिया। अब ये सेम क्वेश्चन, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। नवंबर 23, मई 19, MTP 21, 23, 12 मार्क्स में आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन। ABC ने इशू करे 10,000 कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1 अप्रैल को 150 के। रेट ऑफ डिविडेंड 10% है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेबल इनटू दिस इक्विटी शेयर्स 5,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम द अलॉटमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोसीड। When the convertible compulsory convertible cumulative preference shares sorry are issued, the prevailing market rate for interest for similar debt without conversion option is 15%। आप कितने पे दे रहे हो? 10 पे, जबकि ये कितने पे? 15%। कैन आई से सेविंग इन इंटरेस्ट हो रहा है? yes no। अब की टर्म्स दिए, आंसर देखो। डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है? 1 अप्रैल। डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10, फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर 150, टोटल प्रोसीड 10,000 इंटू 150, रेट ऑफ डिविडेंड 10%, मार्केट रेट 15%, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 30,000, ये देखो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोसीड, इनने निकाल के दिया, दिमाग मत लगाना वहां पे। फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन 10, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 5,000, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15.86। ये कौन सी है? बाद वाली, बाद वाली, नई वाली। You are required to compute the liability and equity component and pass the journal entry for the on the issue of preferential। Step number 1, cash flows। फर्स्ट इनफ्लो, फिर पूरा आउटफ्लो होता जा रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था, तो ऑप्शन होल्डर के हाथ में ही था। ऑप्शन होल्डर के हाथ में है तो कहना ही से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट इफेक्टिव रेट दैट इज 15% गिवन है। इफेक्टिव रेट सिमिलर इंटरेस्ट की ओल्ड वाली 15 सॉरी 1,500 150,000 इंटू दिस, और ये आ जाएगा मेरा 1.5 लाख में से इतना मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, ये मेरा इक्विटी। अब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15%। अब मुझे 30,000 को एलोकेट करना है इन दिस इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैंने 30,000 एलोकेट करके नई वाली फाइनेंशियल लायबिलिटी और नया इक्विटी डाल दिया, करेक्ट। यहाँ पे मेरे को नया 15.86% गिवन है, नई इफेक्टिव रेट, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से मेरी रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, रिवाइज्ड इक्विटी आएगी, और उस वजह से मेरे को नई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहिए रहेगी, लेकिन ICI ने वो देके रखी है अपने को, तो अपने को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस 15.86 से मैं अपना क्या कर लूंगा, LAT और अमोर्टाइजेशन टेबल बना के मैं इसको एंट्रीज पास कर दूँ। दिस वॉज ये मैंने इसमें ईयर 1 से ईयर 5 तक की एंट्री पास करने के लिए एंट्री पास करने के लिए दिया था। बाकी इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू गिवन थी अपने को, और बैलेंस 33। दिस वाज योर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑल क्वेश्चंस डन, अंडरस्टूड, करेक्ट। नाउ कम्स योर अर्ली सेटलमेंट। अर्ली सेटलमेंट का क्वेश्चन वही मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन ये सिमिलर क्वेश्चन जुलाई 2021 की एग्जाम में आ चुका है, और RTP नवंबर 21 में भी पक्का। ओके, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट कॉन्सेप्ट अर्ली सेटलमेंट का, इसके स्टेप्स पहले देखते हैं। अर्ली सेटलमेंट मतलब 5 साल का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन 3 साल में ही सेटल हो गया। स्टेप नंबर 1, कैश फ्लोस, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी। स्टेप 2, डिफरेंस इक्विटी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। फिर फिफ्थ, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल अप टू डेट ऑफ रीपेमेंट, मतलब जिस दिन सेटलमेंट हुआ वहां तक। एंड सिक्स्थ, रिवाइज फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। एंड सेवेंथ स्टेप इज जर्नल एंट्री। एक क्वेश्चन है इसमें, अपन डोमेन में वो भी देख लेते हैं, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। 1 अप्रैल को PS लिमिटेड ने 6,009% कन्वर्टेबल डिबेंचर विद 100 का ये इशू किया। द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ PS लिमिटेड
with a conversion price of 105 per share. Interest is payable annually in cash. At the date of the issue, non-convertible debt could have been issued by company at a coupon rate of 13%. तो 9% की जगह 13% पे मार्केट पे हो सकता था। Convertible debentures have a fair value of 6,30,000. PS Limited makes a tender offer, मतलब counter offer, debenture holders to repurchase the debentures for 630, which the debenture holders accepted it. At the date of repurchase, PS Limited could have issued non-convertible debt with a 2-year term bearing coupon interest at 10%. वापस से रीइशू कर मार्केट, ठीक है। Show accounting entries in the books of PS Limited regarding equity liability at the time of initial recognition, at the time of repurchase of convertible debenture. देखो सबसे पहला स्टेप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही 6000 इंटू 100 मतलब 6 लाख का आउट इनफ्लो, और फिर 54 मतलब 9% से इन्होंने क्या करके रखा है, 9% से क्या करके रखा है, 9% से इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा आउटफ्लो होता जाएगा और लास्ट ईयर पे ये भी हो जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालूंगा मैं, तो 54,000 का 13% से फिफ्थ ईयर पे मेरा 13% इज व्हाट, मार्केट रेट, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 6 लाख पे, तो ये मेरा 515574 आ गया फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी। ट्रांजैक्शन प्राइस इज 6 लाख, तो इसका जो डिफरेंस है वही वो हो जाएगा इक्विटी। न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 13%। नाउ loan amortization table in case of early settlement of CFI, he will be preparing loan amortization table up to the year of settlement only. थर्ड ईयर में ही सेटल हो गया था कि मैंने बोला था ना 1 अप्रैल 2024, मतलब 1 अप्रैल 2001 से लेके 4 मतलब 2 3 4 7 3 साल की अमोर्टाइजेशन टेबल बना ली, वही जो अपन बनाते हैं, और ये मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी आ रही है, करेक्ट। उस दिन का एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा, अदर इक्विटी में वही जो डिफरेंस आया था, और फाइनेंशियल लायबिलिटी मेरी इस तरह से दिखेगी, करेक्ट। अब आपने 6,30,000 का जो पेमेंट है वो किया होगा ई परचेज के टाइम पे, तो इसको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में, दैट इज इन द रेशियो ऑफ करंट फेयर वैल्यू एंड नॉट कैरिंग अमाउंट एज पर एलएटी। करंट फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 54,000 into present value annuity factor for 2 years at 10% से, क्योंकि नई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको फिर से दी हुई है रीपेमेंट के बाद की 10% से, आप जो ये फेयर वैल्यू निकाले थे ना 13% 5 इयर्स के लिए, ऐसे ही अब 2 साल की निकालो, क्योंकि 3 साल तो ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं, तो आपकी आ रही 5895। अब ये जो 630 है इसमें से लायबिलिटी की 5895, बैलेंसिंग इज व्हाट योर, फिर आप अकाउंटिंग कर दो, तो डे 1 की अकाउंटिंग 6 लाख, फाइनेंशियल लायबिलिटी इतना, डेट ऑफ रीपर्चेज की अकाउंटिंग क्या रहेगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी दिस पीओरएल दिस टू कैश बैंक, रिवाइज फाइनेंशियल, पहले इसको आप चेंज इन फाइनेंशियल लायबिलिटी को पीओरएल से इंपैक्ट करोगे, फिर इक्विटी को कैसे करोगे, इक्विटी आपकी इतनी थी और रिवाइज्ड फेयर वैल्यू इतनी हो गई, तो बाकी का बैलेंसिंग रिटेन अर्निंग पे चला। दिस वाज द अकाउंटिंग एंट्री, दोनों अर्ली नथिंग एल्स। क्या किया, कैश फ्लो, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के बाद डिफरेंस, इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। फिर एलएटी अप टू सेटलमेंट, फिर सेटलमेंट की डेट पे पेमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, कितना रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी आ रहा है, कितना इक्विटी आ रहा है, और हम उसको एक्चुअल पे निकालेंगे रिमेनिंग पीरियड, और फिर जनरल एंट्री। दिस वाज द एंटायर थिंग। नाउ चार्टर्स, लास्ट थिंग हमारी ये एसीएम में, फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट, दैट इज इंड AS 113 में जो लेवल 1 इनपुट गिवन है वो कोटेड मार्केट पे, इसका मतलब लेवल 1 इनपुट है, और मतलब फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, और डिफरेंस यहाँ पे दोस्तों जाएगा प्योरली। याद रखना सीएफआई के केस में हमेशा कहाँ जा रहा था, लेसर और लेसी के केस में कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था सर, लीज पे, पेड लीज, राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कहाँ जा रहा था, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, करेक्ट, यस नो। पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया डिविडेंड, यस नो। अब ये आ रहा है लेवल 1 प्योर, irrespective of any relation with the parties, irrespective, अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेवल 1 इनपुट है, ये मान के चलना, फिर कोई भी रिलेशनशिप हो जो हमने ऊपर देखी, इट डज नॉट मैटर, इट ओनली मैटर्स इज दिस,
करेक्ट और नॉट? कंटेनर लिमिटेड प्रोवाइड्स कंटेनर्स फॉर यूज फॉर बाय कस्टमर फॉर मल्टीपल पर्पस. कंटेनर्स आर रिटर्न. ध्यान से. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या था कि in addition to the monthly charge there is a security deposit that each customer makes a container with the container for 10,000 per container, and such deposit is refunded when the service contract terminates. Basically जब service contract जब तक का है तब तक वो deposit रहेगा, जैसे ही service contract terminate होगा आपको refund करना पड़ेगा. Correct? Now what is happening here, deposits do not carry any interest. लेकिन मार्केट में अगर यही पैसा अगर आप कहीं लगाते तो उस पर 7% इंटरेस्ट आता 3 साल पे. Analyze the fair value upon being initial recognition in the books of customer leasing containers. ठीक है. बेसिकली केस वन, फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट. ये मान के चलना ये जो 7% है ये लेवल 1 इनपुट के बेसिस पे. ठीक है. तो कंटेनर्स लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स को कंटेनर सर्विसेज प्रोवाइड करी और कस्टमर ने क्या किया, डिपॉजिट दिया. सो कैन आई से कंटेनर लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, है ना. और कस्टमर के लिए फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि जिस दिन ये सर्विस टर्मिनेट होगी उस दिन ये रिफंड हो जाएगा कंटेनर लिमिटेड द्वारा. तो कहना ही ये लेसर हो गया और ये लेसी हो गया. लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेवल 1 इनपुट, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप हमें इसे लेवल 1 इनपुट ट्रीट करना पड़ेगा. जो भी डिफरेंस आएगा वो पी और एल में जाएगा. करेक्ट. देखो मैंने यही इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी. और अगर नॉट बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट तो यही क्वेश्चन में फिर जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, इस पे. करेक्ट. तो देखो डे 1 पे 10,000 का आउटफ्लो, फिर लास्ट में इनफ्लो. 10,000 डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 इयर्स के लिए वही फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट. अब केस 1 स्टेप 1 2 तो दोनों केस में सेम रहेगा. केस 1 अगर लेवल 1 इनपुट है तो ये जो डिफरेंस आया 1837 ये पीओरएल में जाएगा, फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा. लेकिन अगर ये लेवल 1 इनपुट का नहीं होता तो प्रीपेड लीज रेंट रिटर्न ऑफ ओवर 3 इयर्स. करेक्ट. नाउ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% गिवन है, ये आपने एलईटी बना ली, ये आपने एंट्रीज पास कर दी दोनों केस. करेक्ट है. दिस वाज योर क्वेश्चन. देन ये एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, डेट और इक्विटी कंपोनेंट का. ये मैंने ऑलरेडी आपको रिवाइज करा दिया तो इसको मैं वापस कराऊंगा. तो दिस वाज द एंटायर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड मेरी तरफ से हो गया. अब देखो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया 109. दो तरीके के मेथड्स होते हैं, या तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू. कॉस्ट में है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड और फेयर वैल्यू में दो हैं, एफबीओसीआई एफबीटीपीएल. एफबीओसीआई के अंदर दो, एफबीओसीआई आर और नॉन रिक्लासिफाइबल. लेकिन एफबीटीपी एसीएम में केसेस कितने, 1 2 3 4. 1 2 3 4 कैसे सर? पहला केस जिसमें सिर्फ 6 स्टेप्स हैं, सॉरी 5 स्टेप्स हैं. स्टेप 1 कैश फ्लो, स्टेप 2 फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी, स्टेप 3 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो हम लगाते थे ट्रायल एंड एरर मेथड से. करेक्ट. और स्टेप 4 लोन अमोर्टाइजेशन टेबल एंड स्टेप 5 जर्नल एंट्री. ये कब, जब जब फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन नॉर्मल आर्म्स लेंथ पे हो रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस. करेक्ट. लेकिन अगर फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस, ये कब होगा, ये होगा जब कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन होगी. प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है तो एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दूसरा लेसर लेसी और पेरेंट सब्सिडरी. डिफरेंस यहाँ प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे जाएगा, रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ लोन. लेसर लेसी के केस में प्रीपेड लीज रेंट, रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ लोन. अच्छा, पेरेंट सब्सिडरी डिफरेंस केस 1 अगर पेरेंट ने दिया है सब्सिडरी को तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इमीडिएटली, और सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. नाउ अगेन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट, विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट या अर्ली सेटलमेंट. विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कैश 6 स्टेप्स, विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट 8 स्टेप्स. यहाँ पे एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाता है, डिफरेंस तो इक्विटी में जाना ही है, न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी चाहिए रहेगी, एलएटी जनरल एंट्री फटाफट से. और अर्ली सेटलमेंट है तो यहाँ पे स्टेप 5 और स्टेप 6 चेंज हो जाएगा, बाकी सब. करेक्ट. फिर लेवल 1 इनपुट पे अगर फेयर वैल्यू डिपेंडेंट है भैया डिफरेंस प्योरल पे जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, बोरोवर एंड लेंडर. दिस वाज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग. एसीएम हमने डिटेल में कर लिया. अब आते हैं हम
फेयर वैल्यू पे। याद रखना फेयर वैल्यू पे जो भी होगा सब कुछ फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ओसीआई के थ्रू है तो ओसीआई रिक्लासिफाइबल या नॉन रिक्लासिफाइबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले रिवीजन में कि भाई कब ओसीआई आर, कब ओसीआई एनआर, कब एफबीटीपीएल लगेगा और एसीएम कब लगेगा। ना फाइनेंशियल एसेट के लिए दोनों मेथड है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है। कब इनिशियल रिकॉग्निशन की एक समरी है कि भैया अगर एसीएम मेथड लगा रहे हो तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर वो फाइनेंशियल एसेट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाती है फेयर वैल्यू में। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट जो हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन टेबल निकालते हैं उससे। इंटरेस्ट या डिविडेंड जो आता है वो हम पीओरएल पे राइट ऑफ कर देते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। कोई अनरियलाइज गेन लॉस नहीं आता, कोई रियलाइज गेन लॉस नहीं आता, ना ही प्रीवियस अनरियलाइज गेन लॉस का कोई ट्रीटमेंट आता एसीएम में, ये तो कहीं पे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू मेथड को थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बट स्टिल करा देते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन ये फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट के लिए इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगेन एडेड टू द फेयर वैल्यू। लेकिन अगर एफबीटीपीएल मेथड है तो यहाँ सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन होगा फाइनेंशियल एसेट का फेयर वैल्यू पे, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो पीओरएल पे चली जाएगी। ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू मेथड से, चाहे वो ओसीआई हो, आर हो, एनआर हो या एफबीटीपीएल हो, सब कुछ फेयर वैल्यू जो उस दिन 31 मार्च को गिवन है। जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड है यहाँ पे पीओरएल पे चला जाएगा, ओसीआई आर पे के केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। लेकिन अगर एनआर है नॉन रिक्लासिफाइबल तो वो पीओरएल पे जाएगा लेकिन कूपन रेट से, है ना। और ये एफबीटीपीएल है तो भी कूपन रेट से। अनरियलाइज गेन लॉस है तो ओसीआई आर में जाएगा, ओसीआई एनआर में और पीओरएल में। ये हम सब कर चुके हैं, चैप्टर 1 में भी हमने फेयर वैल्यू मेथड। रियलाइज गेन लॉस पीओरएल, पीओरएल और पीओरएल। जो रियलाइज लॉस है, गेन है, वो तो पीओरएल पे ही जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियस अनरियलाइज गेन लॉस ऑन सेल। अब फाइनेंशियल एसेट बिका और बिकने के बाद अगर वो एफबीओसीआई आर में कोई रिजर्व है तो उसको हम तुरंत से रिक्लासिफाई कर देंगे कहाँ, पीओरएल में। करेक्ट। लेकिन अगर एनआर में कोई चीज बच गई तो वो अदर इक्विटी में, जनरल रिजर्व में, और एफबीटीपीएल में तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, अमोर्टाइजेशन। अब अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो जनरली फाइनेंशियल लायबिलिटीज कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होती है, एसीएम। लेकिन अगर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो हम फेयर वैल्यू मेथड यूज करते हैं। एग्जांपल डेरिवेटिव और फाइनेंशियल गारंटी के केस में थर्ड या फोर्थ रिवीजन वीडियो में। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है, अगर एसीएम है तो फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और यहाँ पे फेयर वैल्यू पे। सब्सिक्वेंट अमोर्टाइज कॉस्ट जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन टेबल आ रही है, और ये फेयर वैल्यू। सर रिक्लासिफिकेशन हो सकता है क्या फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी का? हो सकता है। एंटिटी कभी भी रिक्लासिफाई कर सकती है अगर बिजनेस मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एसेट गेट्स चेंज, इट विल बी डन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओल्ड पॉलिसी क्या थी, एसीएम। आगे जाके आपने एबीटीपीएल या एपीओसीआई कर दिया। याद रखना ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन उस दिन पे आप उसकी फेयर वैल्यू निकालना और उस पे अकाउंट फॉर कर देना। कोई डिफरेंस आ रहा है उसको पीओरएल में रिक्लासिफिकेशन के टाइम पर। एम आई क्लियर? ओके। अगर एफबीटीपीएल मेथड पहले से फॉलो कर रहे थे, अब आप चले गए कहाँ, अमोर्टाइज पे। तो जो आपकी फेयर वैल्यू है ना उसी को आप न्यू कॉस्ट ऑफ एसीएम मान लो, और उसी दिन पे ईआर पे रिक्लासिफिकेशन कर दो, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे एलएटी बना के उसकी, क्योंकि अब आपकी नई पॉलिसी क्या होगी, कन्वर्ट कर दो फेयर वैल्यू को कॉस्ट में। पहले आपका एफबीओसीआई था, अब क्या हो गया, एसीएम। ठीक है। तो एफबीओसीआई था और अब एसीएम, तो रिवर्स कर दो एसीएम बैलेंस को अर्लियर जो आपने बनाया था, और जो भी आपकी फेयर वैल्यू उस दिन पे उसको कॉस्ट मान लो, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से वही एलईटी बना। एफबीटीपीएल से एफबीओसीआई तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड था ही, जो भी डिफरेंस है वो ओसीआई में चला जाएगा, क्योंकि अब नया कहां पे जा रहा है, एफबीओसीआई से एफबीटीपीएल पे जा रहा है तो डिफरेंस कहां जाएगा, पीओरएल पे। बाकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना ही सबसे। बस याद रखना रिक्लासिफिकेशन इज नॉट परमिटेड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि वो वहां पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कहां पे चले जाते हैं भैया, फेयर वैल्यू टू ओसीआई एनआर। और एक बार आपने एनआर में चले गए तो उसके बाद वापस इरिवोकेबल। करेक्ट। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा रिवीजन का, उसमें मैं आपको इम्पेयरमेंट मॉडिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, इंपेयरमेंट, डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव, हेज और आर, फाइनेंशियल गारंटी। और देखो सबसे पहले डेरिवेटिव, इंपेयरमेंट, रेगुलर वे परचेज सेल, डेरिवेटिव्स,
मॉडिफिकेशन, एम्बेडेड डेरिवेटिव और फाइनेंशियल गारंटी, इतनी बातें मैं आपको कराऊंगा। एच और डे रिकॉग्निशन आप खुद से भी कर सकते हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट मच फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगला जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें या तो मैं ऐसा करूंगा कि अगले लेक्चर में मैं आपको ये तीन चीजें करा दूंगा, मॉडिफिकेशन, रेगुलर वे परचेज सेल और इम्पेयरमेंट, ठीक है। डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव और फाइनेंशियल गारंटी ये अपन लास्ट लेक्चर में, कोई दिक्कत, 4 पार्ट में एग्जॉस्टिवली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलो, तो इतना आप रिवाइज करो, फिर बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। एंड हाँ, जो भी आपका एग्जाम है आपको फर्स्ट पेपर है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना। ऑल द बेस्ट।